आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद की, अर्थात नेशनलिज्म इन यूरोप। बेसिकली आपने पिछली क्लास में नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ा, मतलब भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, और आपने नेशनलिज्म का मतलब अच्छे ढंग से समझा। पिछली क्लास की अगर बात करें हम, तो पिछली क्लास में आपने नेशनलिज्म इन इंडिया के थ्रू ये समझने की कोशिश करा कि भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे, इसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां थी। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कंसेप्चुअल इंसिडेंट आपने देखे जिसने भारत में कह सकते हो नेशनलिज्म को लेकर आने में काफ़ी बड़ी मदद की। सेम ऐसा ही अभी हम जो नेशनलिज्म की कंसेप्ट पढ़ रहे थे, वो एक तरह से हम लोग नैरो कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि याद रखिएगा, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये जो नेशनलिज्म वर्ड है, जैसा कि आपको बोर्ड के सामने दिख रहा होगा, ओके, नेशनलिज्म, ओके। यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, नेशनलिज्म का मतलब मैंने आपको समझाया था, नेशन प्लस इज्म, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, नेशन और इज्म, मतलब राष्ट्र और वाद, ओके। राष्ट्र का मतलब मैंने यहां समझाया था देश, कंट्री, ओके। वाद का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, एक तरह का अट्रैक्शन या फिर लगाव, जिसे हम लोग कहते हैं, ओके। मतलब अपने देश से लगाव रखना क्या कहलाता है, नेशनलिज्म कहलाता है, अकॉर्डिंग टू 10th लेवल। सिर्फ यहाँ पर आपको मोटे तौर पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। याद रखिएगा कि ये एक तरह की फीलिंग होती है, लव या अट्रैक्शन इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। बट इसको एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप देश के बारे में ही सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाते, कंट्री के बारे में सही ढंग से डिफाइन नहीं कर पाते, तो क्या आपको लगता है कि नेशनलिज्म जो कि एक फीलिंग है, एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, क्या लगता है कि आप उस नेशनलिज्म को सही ढंग से डिफाइन कर पाओगे? जी नहीं। तो अभी हमने अपने बारे में पढ़ा कि हमें अपने देश से प्रेम कैसे हुआ, हम एक देश के तौर पे कैसे उभर कर आए, हमें एक देश की उपाधि जो थी, टाइटल जो था, कि आज हम कह सकते हो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। इसके पीछे इसकी एक लंबी कहानी थी जो 1947 से पहले स्टार्ट हुई थी। इसकी जर्नी जो एक्चुअल में हाईलाइटेड लाइमलाइट से स्टार्ट हुई थी 1857 में। देन उसके बाद आप देखते हैं कि कई सारे इंसिडेंट हुए जहां पर आप देखते हैं कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, जिसे आप अंग्रेज कह रहे हैं, उस व्यक्ति ने क्या करा, कई सालों तक हमें गुलाम बना के रखा, और उससे आज़ादी पाने के लिए कह सकते हो सभी लोगों को एक साथ होना पड़ा। अब इसके अलग अलग पर्पज़ हैं, अलग अलग आप मोटिव समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं, उद्देश्य समझ सकते हैं, लेकिन सिंपल सी एक चीज़ समझना है कि जो भी चीज़ दुनिया के अंदर होती है अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक होती है, या तो व्यवस्थित तरीके से होती है, या फिर कह सकते हो उसके अंदर गैप होते हैं। क्या होते हैं? गैप होते हैं। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि याद रखिएगा कि मान लीजिए कि आपको एक किसी से फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए आपको, मतलब आज़ादी चाहिए। अब जब आपको आज़ादी चाहिए तो आप उस व्यक्ति से हाइपर होकर मांगते हो, लेकिन वो देता नहीं है। फिर जब तक आपके अंदर जोश रहता है, जब तक, हाउ इज द जोश, तो आप क्या कहते हो? हाय सर। हाई नहीं कहना आपको, हाई, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि जोश जब तक हाई रहता है, ठीक है, तब तक ध्यान रखिएगा वो फ्रीडम के लिए फाइट करते रहते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको मालूम है कि हो सकता है वो ठंडा भी पड़ जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो इंसिडेंट या तो सिस्टमेटिक वे में होगा या फिर नॉन सिस्टमेटिक वे में होगा। अब यहाँ पर हमने अपने इंडिया के लेवल पे बात करा, जहाँ अच्छी तरह से हमने समझा कि किस किस इंसिडेंट के थ्रू हमने कॉलोनिज्म से बाहर आए। ऐसे ही आपके इंडिया से अगर बाहर जाते हैं
इंडिया से बाहर जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक नई दुनिया भी है जो इंडिया से बाहर की है। कई लोग सोचते हैं कि इंडिया के अलावा कुछ है नहीं, जी नहीं, इंडिया के अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन अब जब इंडिया से बाहर जाएंगे, अपनी सोच बड़ी रखेंगे और थोड़ा सा एजुकेटिव हो जाएंगे आप, ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, तब जाकर आपको मालूम चलेगा कि इंडिया के बाहर भी कुछ है। क्योंकि आप देखते हैं नॉर्मल तौर पे आपका जो बिहेवियर वगैरह रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर रहता है वो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर से रिलेट करता है और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए आपका बिहेवियर जो होता है वो आसपास के जैसा होता है। जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, सही है गलत है, इस तरह की चीज़ें आपको क्लियरली मालूम चलती है। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर क्लियर लें। उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये क्लासेस एक तरह से ले रहे हैं, ओके, तो समझ में आ रही होगी। जहां आपको डाउट वगैरह रहता है, किसी भी तरह की आपको मतलब परेशानी रहती है, कंफ्यूजन रहता है, तो फील फ्री, मतलब आप बिना टेंशन के, बिना घबराहट के, बिना शर्माए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस ले तो रहे हैं लेकिन अपने डाउट वगैरह नहीं पूछ रहे हैं, और ना ही वो होमवर्क के तौर पे ध्यान रखेगा कि उन्होंने जो क्लासेस में देखा, नोट किया, वो उन्हें समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह की चीज़ें। कुछ ही बच्चे हैं जो कह सकते हो एक्टिव हैं क्लास के अंदर, बाकी तो सो रहे हैं। वो शायद हो सकता है कि 10th का बोर्ड जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तब वो जगेंगे। याद रखिएगा, जो न्यू सिस्टमेटिक आपका पैटर्न एजुकेशन के अंदर आया है वो अगले साल से इम्प्लीमेंट होगा। यानी इस साल आपको पुराने मेथड से ही पढ़ना पड़ेगा, कहीं इस कंफ्यूजन में आप पढ़ना ही छोड़ दें। ओके, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है, पॉलिसी आई है, जैसा कि आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ के अंदर देख रहे होंगे, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट होने में कई सालों का समय लगेगा। रिपीट कर रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट होने में कई सालों का समय लगेगा। आपके स्टैंडर्ड तक आते आते, ध्यान रखिए, लगभग हो सकता है कि 5 से 6 साल लग जाए या उससे ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि इंडिया के ग्रोथ जो है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किस टाइप से होती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई अच्छा काम बुरे काम से बेहतर किया जाता है, या फिर कोई बुरा काम अच्छे काम से बेहतर किया जाता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है किस काम को कैसे किया जाता है। ओके, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात किसकी कर रहे हैं? नेशनलिज्म इन यूरोप की, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद की, सॉरी, यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना है यूरोप के बारे में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यूरोप का मतलब क्या है? यूरोप किसे कहा जाता है? तो जनरली कई बच्चे इसको डिफाइन करते हैं देश से, मतलब कंट्री से। ओके, किससे डिफाइन करते हैं? देश से या कंट्री से। याद रखिएगा कि यूरोप कोई एक देश नहीं है, बल्कि देशों का समूह है। ओके, यूरोप क्या है? कोई एक देश नहीं है बल्कि देशों का समूह है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूं, देशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ कंट्री, महाद्वीप कहते हैं। ओके, आप कहोगे भैया महाद्वीप का मतलब तो हमने कुछ और पढ़ा था। देखिए, जैसे जैसे स्टैंडर्ड आपकी बढ़ती है, जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, कुछ चीज़ें आपको बेसिक समझाई जाती है, कंसेप्चुअल चीज़ें सिखाई जाती है, फंडामेंटल चीज़ें सिखाई जाती है, वो एज के हिसाब से सिखाया जाता है ताकि आपका समझने का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप बेहतर ढंग से समझ सकें और उसके बारे में एक आइडेंटिटी जिसे हम लोग कहते हैं, या पहचान जिसे कहते हैं, वो डेवलप हो सके। तो यहाँ पर हम लोग महाद्वीप के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही आपको महाद्वीप के बारे में पूछा जाएगा। जस्ट कह सकते हो कंसेप्चुअल स्टडी जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम पर जब ऐसे वर्ड आते हैं, ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूजन आती है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ें बताई जाती है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझना है,
ठीक है। स्टडी जो होती है हमेशा ध्यान रखिएगा एक रिक्शे वाले की लैंग्वेज में होनी चाहिए। जब आप लिख रहे होते हैं ध्यान रखिएगा तो थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ता है, यानी किताबी बातें लिखनी पड़ती है। तो यहाँ हम लोग दोनों मेथड का इस्तेमाल करें, क्योंकि टीचर जो आपकी चेकिंग करने वाला है वो किस थ्योरम पे बिलीव करता है ध्यान रखिएगा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन कम नंबर आते हैं। लेकिन दूसरा बच्चा जो बहुत कम पढ़ता है, पढ़ता ही नहीं है, लेकिन उसके ज़्यादा नंबर आते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? मेथड ऑफ चेकिंग। इसलिए ध्यान रखिएगा क्लेरिफिकेशन सामने वाले को आप किस तरह से डिलीवर करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी के अंदर। बेसिकली जो ये क्लासेस चल रही है किसकी चल रही है? थ्योरी क्लासेस चल रही है, क्योंकि एसएसटी सोशल साइंस जो है ध्यान रखिएगा इट्स अ नॉट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जो पावर होती है ध्यान रखिएगा उसको बढ़ा देती है। एक समझ की जो शक्ति होती है ध्यान रखिएगा उसको बढ़ाती है। इसलिए इसको पढ़ना चाहिए ताकि आप आसपास की चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सको। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। देशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इसे नोट करें, देन उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, मैं रफ कर देता हूँ। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात हम किसकी कर रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद की। ओके, तो आपने यूरोप का मतलब समझा कि ये एक देश नहीं है बल्कि एक देशों का समूह है। अब यहाँ पर सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि देशों के समूह हैं। इसलिए आप देखते हैं यहाँ पर अलग अलग देश दिख रहे होंगे, तो कुछ अच्छे कंडीशन में होंगे, कुछ बुरे कंडीशन में होंगे। कुछ देश ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और बहुत सारे देशों को उन्होंने क्या कर रखा होगा? ऑक्यूपाइड कर रखा होगा, मतलब अपना कॉलोनी बना लिया होगा। और कुछ देश जो है ध्यान रखिए कॉलोनिज्म के क्या होंगे? शिकार होंगे। जैसा कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपने पढ़ा था। यहाँ पर अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है, क्या आप मुझे डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर वे में कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है ना? अच्छी बात। जब आपने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, जो वर्ड आपके आ रहे थे, जो वर्ड शब्द आपको बताए गए थे, वही शब्द आपको इस चैप्टर में पढ़ने पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पे भी नेशनलिज्म होगा वहाँ पर आपको कॉलोनिज्म जो वर्ड है ध्यान रखें वो देखने को बड़े ही पैमाने पर मिलेगा। तो चलिए कॉलोनिज्म का मतलब बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है? गुलामों की बस्ती। ओके, किसकी बस्ती? गुलामों की बस्ती। यानी जहां पर एक तरह से गुलाम रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? गुलामों की बस्ती, यानी इंग्लिश में कॉलोनी। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी बेहतर समझ के लिए, ताकि आप ध्यान रखिए कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो क्लासेस आपको दी जा रही है एक सिस्टमेटिक वे में दी जा रही है, जहां पर आपके बुक की रीडिंग के साथ साथ आपको एक कंसेप्चुअल स्टडी भी कराई जा रही है, ताकि आप क्लास उस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ सकें। इसलिए मैं इस क्लास के अंदर क्या करता हूं, किताब की रीडिंग के साथ साथ ओके उसके मोटे मोटे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, उसको दूर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप बेहतर ढंग से इस चैप्टर को समझ सकें और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आता भी है तो आप उसे प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकें, उसका आंसर दे सकें। और याद रखिए थ्योरी में कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, लेकिन उसका जो सिनेरियो होता है, मतलब राम के बारे में पूछा जा रहा तो राम ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि पूरी रामायण आप लिख देंगे या रावण के बारे में लिख देंगे, वो चीज़ गलत होगी। जब आपसे कोई चीज़ पूछा जा रहा है तो उसी का आप उसके ही अकॉर्डिंग आंसर दें। ये चीज़ इस क्लास में आपको समझाने की कोशिश की जाती है। ओके, तो अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए, ओपन कीजिए उसे,
और पेज नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की जो कहानी है वो कहानी भी यहीं से स्टार्ट होती है, एक पेंटर से स्टार्ट होती है जिसने क्या करा था, 4 चित्र बनाए थे। क्या बनाया था? 4 तरह के पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग के अंदर उसने बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश की थी। अब सवाल उठता है कि आखिर उसने दिखाया क्या था? उसने दिखाया था पैट्रिज्म को, उसने दिखाया था देशभक्ति को, उसने दिखाया था नेशनलिज्म को, उसने दिखाया था राष्ट्रवाद को। अब इतने बड़े बड़े शब्द मैं बोल गया और आपने सुन भी लिया, क्या आपको समझ में आया? देशभक्ति का मतलब, नेशनलिज्म का मतलब, राष्ट्रवाद का मतलब, क्या आपको समझ में आया? जी, ये तो सभी पिछली क्लास में पढ़ाया था इसलिए समझ में आ गया। भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। चलिए अब अपने नोटबुक को उठाइए और साथ साथ में किताब को भी। तो आपकी कहानी जो है इस चैप्टर की स्टार्टिंग पेज नंबर 3 से होती है, जहाँ पर 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, याद रखिएगा कौन सा कलाकार, एक फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम था फ्रेडरिक सारोयो, ओके, ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, एक चैन बनाई थी, एक सीरीज बनाई थी, ओके। 1848 में याद रखिएगा 1848 में, इस डेट को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी की किताबों से आते हैं, उनके बीच से आते हैं। आप कहते हो कि भैया ये कहाँ से आ गए, आपने तो पढ़ाया नहीं था। जी, अगर आप किताब को बेहतर ढंग से पढ़ते हो, ध्यान रखिए, तो कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ कोर्स जाए या आउट ऑफ सिलेबस जाए। सभी चीज़ें आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में और उस जो चैप्टर है उसमें मेंशन होती है, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसलिए जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपकी क्लासेस लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार, कौन सा कलाकार? फ्रांसीसी कलाकार, ओके। इसको लिख सकते हो आप इंग्लिश में भी, ओके, सेम है। फ्रांसीसी आप आर्टिस्ट लिखोगे, आर्टिस्ट। क्या नाम था उनका? फ्रेडिक, सीआईडी वाला फ्रेडिक, ओके। सौरयो, ओके। आपकी किताब में लैटिन वर्ड में लिखा होगा, मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है? सौरयो ने क्या करा था? 4 पेंटिंग्स बनाई थी, वो भी सीरीज में। यानी एक पेंटिंग को अगर आप सिर्फ परचेज करते हो या फिर उसे देखते हो, ध्यान रखिए, तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि चारों पेंटिंग आपके एक सामने ना हो और एक सीरीज में ना हो, क्योंकि ये कुछ बताना चाहते थे, ठीक है। अब कहा जाता है इसी पेंटिंग से हमें नेशनलिज्म की एक तरह से जो है वो खबर मिलती है कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो होते हैं, ध्यान रखिए, वो हमें बहुत बेहतर ढंग से बताते हैं, ओके। तो चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो इनमें उन्होंने एक सपनों का संसार रचा, एक सपनों का संसार बनाया और उन्होंने अपने शब्दों में एक ऐसे संसार, एक ऐसे समाज की कल्पना की जो रिपब्लिक हो, जो कि क्या हो, एक गणतांत्रिक हो। अब यहाँ पर एक वर्ड, बड़ा शब्द मैंने बोल दिया, वो कौन सा शब्द था? रिपब्लिक। कौन सा शब्द है? रिपब्लिक। ये वर्ड सुना होगा आपने। 26 जैन को आप क्या करते हो? तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी 26 जैन को 26 जनवरी खेलते हैं। जी नहीं, आप 26 जनवरी नहीं खेलते। 26 जैन को आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन आपका क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। आप एक्चुअल में वास्तविक तौर पर आज़ाद हुए थे, क्योंकि अब अपने बनाए हुए नियमों कायदे कानून के तहत आप अपने देश को, आप अपने भाग्य को चला रहे थे। तो समझ में आया आपको? 26 जो आपका डेट है रिपब्लिक,
उसका क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है रूल बाय द पीपल, यानी जहां पर लोग ही उस देश का फैसला करें, यानी लोग ही, यानी आप अपने ही भाग्य का फैसला करें, उसे क्या कहा जाता है? रिपब्लिक। हिंदी में कहते हैं गणतंत्र, मतलब लोगों का शासन। ओके, चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। इस श्रृंखला में पहले चित्र, यानी फर्स्ट, जब आप एनसीईआरटी के बुक में देख रहे हो तो वहां आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पहले चित्र फर्स्ट में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी की उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते जा रहे हैं। मतलब आपके यूरोप और अमेरिका जो है, ध्यान रखे, वो क्या है? कॉलोनिज्म के शिकार हो चुके हैं, इंपीरियलिज्म के शिकार हो चुके हैं, साम्राज्यवाद के शिकार हो चुके हैं। जहां पर ध्यान रखिए, इससे पहले बहुत सारे देशों के अंदर ध्यान रखिएगा कि देश को चलाने के लिए कई तरह के एक सिस्टम होते हैं जिन्हें रूल कहा जाता है, मतलब शासन कहा जाता है। ये शासन या तो राज राजतंत्र के रूप में आपको देखने को मिलता है, जिसे हम मोनार्की कहते हैं, या तो निरंकुश तंत्र के रूप में मिलता है, डिक्टेटरशिप कहते हैं, एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा, या फिर ध्यान रखिएगा सैनिक तंत्र के तौर पे, आर्मी सिस्टम के तौर पे देखा जाता है, या फिर कुलीन तंत्र यानी रिचनेस सिस्टम के तौर पे देखा जाता है, या फिर ध्यान रखिएगा लोकतंत्र के तौर पे देखा जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने देश का शासन किस सिस्टम से चलाना चाहोगे, तो ऑब्वियसली सी बात है, आप कहोगे कि हमने 1947 से पहले, ओके, क्या करा था? अपने भाग्य का फैसला किसी दूसरे को देकर देख लिया था, जिससे हमारा मिसयूज हुआ था। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई मिसयूज करे, तो इसलिए हम अपने फॉर्चुनेट, अपने भाग्य का डिसीजन खुद लेंगे। इसलिए आप कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करोगे? डेमोक्रेटिक करोगे। इसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए, ध्यान रखिए, तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है वो आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आपको करने की आज़ादी देता है, फैसिलिटीज देता है, ताकि आप बेहतर अपना जीवन जी सको। तो इस तरह से आप देखते हैं बहुत सारे कंट्री के अंदर आपकी किंगशिप थी, मोनार्की सिस्टम था, उससे रिप्लेस धीरे धीरे किससे किया जा रहा था? डेमोक्रेटिक कंट्री से। इसके लिए क्या था? एक रिवोल्यूशन चाहिए था, एक क्रांति चाहिए था, और उस क्रांति का नाम क्या था? नेशनलिज्म, जो कि यूरोप में अब आपको देखने को मिलेगा। अब कौन कौन सी घटनाएं होगी जिसकी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म आएगा, वो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्त्री पुरुष, अब यहाँ पर देखा जाता है कि दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी एक आपकी महिला है, उस महिला ने क्या कर रखा है? ज्ञान उदय की एक मसाल ले रखी है, और एक हाथ में, दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र ले रखा है। देखिए, अधिकारों के घोषणा पत्र को इंग्लिश में कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। अधिकारों के घोषणा पत्र को क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। मैं इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप ध्यान से सुने, क्योंकि जब मैं 2 से 3 बार बोलूंगा तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक बार ही जाए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, ध्यान रखिएगा, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तभी इस क्लास का एक प्रॉफिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निरंकुश एक वर्ड आया है जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म, या फिर आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिस पर किसी तरह का अंकुश नहीं होता, यानी वो एक तरह से पूरी तरीके से फ्री होता है, वो कुछ भी करना चाहता है कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कोई लगाम नहीं होगा, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निरंकुश तंत्र कहते हैं। एनसीईआरटी के आपके पेज नंबर 3 के साइड में आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको समझाया, सेम उसी पैटर्न में वो चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, डिक्टेटरशिप, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि निरंकुश तंत्र का क्या मतलब होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठे ना, और आप ये ना कहें कि जी ये क्वेश्चन गलत दे दिया, टीचर ने पढ़ाया नहीं था। ऐसा नहीं करना आपको। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी सरकार या ऐसी शासन जिसमें किसी प्रकार को कोई अंकुश नहीं होता। अंकुश यहाँ पर एक बच्चे का नाम नहीं कह रहा, अंकुश का मतलब है लिमिटेशन, पाबंदी, प्रतिबंध। ओके, जिस पे नहीं होता, उस शासन व्यवस्था को
हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिकोस कहते हैं। और ये बेसिकली हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये राजशाही सरकारों में मिलता है, जहाँ राजा के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, रूल किया जाता है। याद रखिएगा, डिक्टेटर ही कौन होता है, राजा होता है। जब वो आपके वेलफेयर के लिए काम करें, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके वेलफेयर के लिए वो काम करे तो वो किंग है। ओके, जब आपके वेलफेयर के लिए वो काम करे तो वो किंग है, और वो जो रूल कर रहा होता है उसे हम मोनार्की कहते हैं। लेकिन जब आपके वेलफेयर के लिए कोई काम ना करे, मतलब आपकी बात को ना सुने, आपकी फैसिलिटीज जो है उसको छीन ले, वो जो भी कह रहा है, चाहे वो गलत कह रहा हो या सही कह रहा हो, आपको मानना पड़े, उसके ऊपर किसी तरह की लिमिटेशन नहीं होती, तो वही सिस्टम क्या बन जाता है, डिक्टेटरशिप बन जाता है। मतलब अब किंग क्या कहलाएगा, डिक्टेटर कहलाएगा, मतलब ड्रैकुन्स कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिला। अब कहा यह जाता है कि 18वीं शताब्दी में, 18 सेंचुरी के अंदर, जो यूरोप के अंदर जो ये फीलिंग थी, ये धीरे धीरे आने लगी थी। इसके लिए कई इंसिडेंट जिम्मेदार हैं, जिसमें फर्स्ट आप पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा होगा और समझा भी होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जहां आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति आई कैसे, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही, ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, और उसका फ्रांस के शासन पर, फ्रांस के रूलिंग पार्टी पर क्या असर पड़ा, और उस टाइम के लोगों के पास क्या था, और क्या चीज़ें उनसे ले ली गई, और उन्हें किस तरह के जो फैसिलिटीज़ है वो मिली इस रिवॉल्यूशन के कारण, मतलब क्रांति के कारण। अब यहाँ पर जो ये क्रांति शब्द है, रिवॉल्यूशन है, ध्यान रखिए इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से अपनी पावर को छीन लेना या हासिल करने ला। क्योंकि आप किसी से अगर उसकी पावर मांगते हो, कुछ भी करते हो, ध्यान रखिए, तो वो बड़े प्यार से देने वाला नहीं है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू बाय फोर्स। मतलब रेवोल्यूशन जो होता है, क्रांति जो होती है, ध्यान रखिए, वो क्या होती है, बाय फोर्स होती है। ओके, आपको क्या लगता है कि भारत को जो आज़ादी मिली या यूरोप में राष्ट्रवाद आया, वो बड़े प्यार से आया होगा? जी नहीं। समाज के अंदर या सोसाइटी के अंदर या वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो भी चेंज आते हैं वो बाय फोर्स आते हैं, सिस्टमेटिक वे में नहीं आते। क्लियर है? मतलब एक तरह से कहा जाए कि जी जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और होता रहेगा। क्लियर है? अगर इस फिलॉसफी पे आप चले तो चेंज जो है वो काफ़ी स्लो आता है। इसलिए चेंज अगर आप फास्ट चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना ही फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको हम टेक्निकल किताबी भाषा में क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। ओके, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब आप देखते हैं कि 18th सेंचुरी के अंदर कुछ वॉर आपको देखने को मिले थे। क्या देखने को मिले थे? वॉर देखने को मिले थे। ये छोटे मोटे वॉर थे, जहां पर आपने कुछ देशों की आइडेंटिटी जो थी वो छोटी छोटी थी। आज जो देश आपको देखने को मिलते हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इस तरह के बहुत सारे देश हैं जिनके बारे में आपने जाना भी है, समझा भी है, वर्ल्ड मैप के अंदर इन्हें देखा भी होगा। लेकिन क्या इन 18th सेंचुरी से पहले इनकी पहचान थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये छोटे छोटे देशों के अंदर बटे हुए थे। इन्हें एक तरह से कह सकते हो कि मर्ज किया गया जब नेशनलिज्म की भावना इनके अंदर आई। अदरवाइज इससे पहले ये क्या थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं, और आप देखते हैं कि फ्रांसीसी, फर्स्ट जो टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनल थिंकिंग या पॉइंट ऑफ व्यू जिसे हम लोग कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हमें देखने को मिली वो 1789 में मिली, यानी यूरोप के अंदर आप देखेंगे तो 18th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में, 18th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में यूरोप में राष्ट्रवाद कब आया? यूरोप में राष्ट्रवाद 18th सेंचुरी के, ओके, अर्ली पीरियड में आया। अब अर्ली पीरियड का मतलब क्या होता है?
इसका अर्ली पीरियड का मतलब होता है जब 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई है। क्या हुई है? स्टार्टिंग मतलब शुरुआत हुई है। ओके, इस तरह से ध्यान रखें। इसकी फर्स्ट जो हमें लाइमलाइट में पहली झलक देखने को मिली, यानी हमें एक तरह का इंडिकेटर, लाइमलाइट का यहाँ मतलब क्या है, एक तरह का इंडिकेटर, संकेतक जिसे हम लोग कहते हैं, वो कब हमें देखने को मिला? 1789 में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। और यहीं से कहा जाता है यूरोप में क्या हुआ था, राष्ट्रवाद की जो थिंकिंग है, विचार है, वो पैदा होना स्टार्ट हुआ। अब आसपास के जितने देश में रहने वाले लोग थे, ध्यान रखिएगा, वो एक देश में नहीं रहते थे, बल्कि उनका एक पारिवारिक आपका एक कुनबा होता था, कुल होता था, ध्यान रखिएगा, एक ग्रुप होता था जिसमें वो रहते थे। उनकी एक अलग आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन सबको मर्ज करके जब एक आइडेंटिटी दी जाती है तो वो एक कंट्री या एक देश बनता है। तो चलिए इसी क्लास को अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्रांति के साथ हुआ, जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। इतने बड़े बड़े शब्द भी आप बोल देते हो, कैसे बोल देते हो? हमें तो अभी भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला। मैं क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। देखिए, जब आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा नाइन्थ क्लास के अंदर, तो उसका एक बेसिक कंसेप्ट, वो बेसिस जो है, वो फंडामेंटल जो थ्योरी है, वो इस चैप्टर में इम्प्लीमेंट होगी। इसलिए आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी जानना होगा। लुइस सोल्वे के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ की जनता की अफवाह जो थी और उसके जो मर्डर की कहानी है वो आपने समझा भी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर है, तभी आप इस कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो अब कहना क्या है कि वहां पर एक 1789 से पहले, 1789 से पहले ध्यान रखिएगा किसका शासन था? एक राजा का शासन था। लेकिन जब मैंने आपको बताया दो चीजें, राजा अगर लोगों के लिए सोचता है तो दैट इज किंग, वो क्या है? एक किंग है। लेकिन जब वो अपने बारे में सोचे, किसके बारे में सोचे? अपने बारे में सोचें, तो वो क्या है? डिक्टेटर है। तो 1789 से पहले फ्रांस को जो राजा था, वो राजा नहीं था बल्कि एक डिक्टेटर था। और उसका क्या था? वहां पर ऑक्युपाइड था, यानी वो कब्जा करके बैठा हुआ था, जैसा कि इस लाइन से स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो कि एक राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन मोटिव क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन मोटिव क्या था? ध्यान रखिएगा कि जो रूल है या रूलिंग जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? रूलिंग प्रोसेस या शासन जो पद्धति है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शासन पद्धति। ओके, ये किंग से किस में ट्रांसफर कर देना था? जनता में। किस में ट्रांसफर कर देना था? राजा से जनता में। और ये कैसे हो सकता था? ऑब्वियसली सी बात है कि जो व्यक्ति दोनों हाथों से मलाई खा रहा हो और आप उसे मांगे, तो क्या वो दे देगा? आपको जब चाहिए तो आपको छीनना पड़ेगा। उसी छीनने के प्रोसेस को, उस हक को हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को मिला। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या करा? फर्स्ट जो चेंज लेकर, बड़ा चेंज लेकर आया, वो क्या था? किंग को रिप्लेस कर दिया, किससे? जनता से। अब वहां पे रूल किसका था? फ्रांसीसी जनता का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको चीजें? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अब क्रांति ने घोषणा की, अनाउंसमेंट किया कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। लोगों के द्वारा क्या होगा? राष्ट्र का गठन होगा। लोगों के द्वारा ही राष्ट्र को एक नई पहचान मिलेगी और वह इसकी नियति, मतलब फॉर्च्यूनर, जो भाग्य है, वो तय करेंगे। ओके, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए, रिपीट कर रहा हूं, आरंभ से ही, शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिसकी वजह से फ्रांसीसी लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान हो सके। सामूहिक पहचान इज इक्वल टू नेशनलिज्म, याद रखिएगा।
सामूहिक पहचान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सवाल आपके दिमाग में आया होगा। सामूहिक पहचान का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके लिए होता क्या है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया कि ये हमारी जन्म भूमि है, इट्स अ बर्थ प्लेस, और वी आर ऑल इक्वल, यानी हम सब क्या हैं? इसके बच्चे हैं, हम सब समान हैं। मतलब इसी को किताबी भाषा में नागरिक शब्द से इंडिकेट किया गया। और फ्रेंच लैंग्वेज में याद रखिए, नागरिक को क्या कहते हैं? ले सिटियोनेन। नहीं समझ में आया आपको? ले सिटियोनेन स्पेलिंग लिखो रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। LECITOYEN। ओके, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजन। एक नया वर्ड सीखने को मिला आपको। चलिए मुबारक हो, आपकी डिक्शनरी में एक नया वर्ड जुड़ गया। ओके, चलिए इसे नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट करें इसे। कौन इसमें से चलता कौन सा है? नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी करें। चलिए रफ कर देते हैं। नोट कर लिया होगा, इतनी टाइम है, तो नहीं करा होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। और पितृभूमि को वो क्या कहते हैं? ला पार्टी है। ओके, पितृभूमि LA ला, फिर पार्टी है। ओके, आर। इसका मतलब क्या होता है? पितृभूमि का मतलब अपनी भूमि। ओके, जहाँ एक तरह का जन्म हुआ है, बर्थ प्लेस। ओके, चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, मतलब लोगों को एक सामूहिक पहचान देनी थी, तो उनके एक बीच में एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए थी, एक धागा होना चाहिए था, एक सूत्र होना चाहिए था जिसकी वजह से उन्हें बांधा जा सके। वो आपको कैसे देखने को मिला? जब उन्होंने सिंबल दिया कि ये हम सबकी एक पितृभूमि है और हम इस जगह के क्या हैं? नागरिक हैं, यानी ये हमारी भूमि है। क्लियर है? इस तरीके से संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा द ट्राई कलर चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। मतलब क्या था कि दूसरा चेंज सबसे बड़ा क्या आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर? पहला चेंज आपको अच्छी तरह से मालूम है, किंग को रिप्लेस किसने कर दिया? फ्रांसीसी जनता ने। सेकंड जो है, ध्यान रखिए, वो क्या हुआ? इन्होंने एक सिंबॉलिक दिया, ये सेकंड है। थर्ड जो चेंज है, ध्यान रखिए, थर्ड चेंज मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा चेंज। थर्ड चेंज कि इन्होंने एक नया फ्लैग बनाया, न्यू फ्लैग। ओके, जिससे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको एक पहचान मिले, वहाँ के सिटीजन को पहचान मिले, और दैट इज ट्राई कलर। वो यानी वो किस कलर में थे? ट्राई कलर में थे। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो न्यू फ्लैग देखते हैं, उसमें जो ट्राई कलर होता है उनके नेम क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है जो आप मुझे सेंड करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा होने लगा। मतलब इस चौथा जो चेंज है, ओके, नए झंडा, हिंदी में क्या बोलते हैं? नया झंडा जो है, ध्यान रखिए, वो तिरंगा जैसे भारत का है, सेम ऐसे ही उन्होंने किया।
और किसको रिप्लेस कर दिया, ध्यान रखिएगा, जो किंग वाला झंडा था। देन उसके बाद क्या होता है, स्टेट जनरल का जो चुनाव है, किसका चुनाव, स्टेट जनरल। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, उनका चुनाव होता है, सेम ऐसे ही वहाँ पर जो पावरफुल बंदा होता है, जो ये डिसाइड करता है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट जनरल बोलते हैं। तो उसका इलेक्शन बाय द किंग होता था। किसके द्वारा होता था पहले, बाय द किंग, यानी राजा के द्वारा होता था। लेकिन अब क्या हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जी नहीं, राजा तो रहा नहीं, उसके पास तो पावर रही नहीं। अब को कौन डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगी। यानी अब जनता ने डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया स्टेट जनरल कौन होगा और कौन नहीं होगा। समझ में आया आपको, स्टेट जनरल। ये फोर्थ आपका चेंज है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। कौन कौन से चेंज हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा, इट्स अ एडिशनल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। याद रखिएगा, स्टेट जनरल का जो चुनाव है, वो जो स्टेट जनरल का चुनाव होता था पहले किंग के द्वारा होता था, लेकिन अब जनता के द्वारा होने लगा। और स्टेट जनरल के चुनाव के लिए अब लोग जहां बैठेंगे, जिस कमरे के अंदर बैठेंगे, वो हो गया नेशनल असेंबली। जैसे भारत में एक संसद है, गोल घर आपने देखा होगा, ओके। गोल घर का मतलब समझ रहे हो ना, वाइट जो खंबे खंबे लगे हुए हैं आपके, देखा होगा आपने। तो नेशनल असेंबली एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का पार्लियामेंट हो गया, जहां से लोग डिसाइड करेंगे कि अब फ्रांस का क्या होना है और क्या नहीं होना। ओके, चलिए नोट करें आप, फिर आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं। इस फर्स्ट टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम इस क्लास के रिकैप पर जाएंगे, और रिकैप पे जाने के बाद आपको बताया जाएगा कि आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। ओके, तो चलिए नोट कर लिया होगा, रफ कर देता हूँ। जिस बच्चे ने नोट नहीं किया है वो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये सब राष्ट्र के नाम पे हुआ। ओके, किसके नाम पे हुआ, राष्ट्र के नाम पर हुआ। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, इसको जानने से पहले हम क्लास को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। नेशनल असेंबली के बाद क्या हुआ, ध्यान रखें, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, शहीदों के गुणगान हुए, ये सब राष्ट्र के नाम पे हुआ। याद रखिएगा, इसके बाद क्या होता है, जो सिक्स चेंज आपका आता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। किसकी की जाती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। ओके, मतलब केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। मतलब जैसे राजा पूरे फ्रांस को रेगुलेट करता था, ऐसे ही जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे वो शासन करेंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, आंतरिक जो आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। मतलब अब आप अपने घर के अंदर जो भी सामान लेकर आएंगे वो विदाउट टैक्स लेकर आएंगे, मतलब फ्री होगा एक तरह से। इसके साथ साथ वहाँ के सभी लोगों को नेशनलिज्म की भावना को विकास करने के लिए क्या होता है, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको कंपलसरी कर दिया जाता है। यानी जो भी अब ऑफिशियल काम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, फ्रेंच लैंग्वेज में होगा। और इट्स इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ एनी कंट्री। यानी जो ध्यान रखेगा, देशों के द्वारा जो प्रारंभिक नेशनलिज्म की भावना का उदय करना होता है तो वो सबसे पहले अपने लोकल लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। इसी के साथ साथ ध्यान रखें, फ्रांसीसी राष्ट्र भाग्य और लक्ष्य वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराएं, इसके बारे में इंडिकेट देता है। और इस क्रांति की वजह से हमें दो चीज़ें जानकारी मिलती है। ठीक है,
फ्रांसीसी क्रांति की वजह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से इक्वेलिटी, फ्रीडम एंड ब्रदरहुड, हिंदी में बोले तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। कौन सा चारा? भाईचारा। ठीक है, भाई को चारा नहीं बनाना, इसका मतलब होता है अपनेपन की भावना। ओके, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था दुनिया को, ये तीन चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दी। तो इस तरह से आज की जो क्लास है वो यहीं ख़त्म की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और साथ साथ में आप होमवर्क कर रहे होंगे। जो आज की क्लास में पढ़ाया गया उसे नोट करके आप उसे सेंड कर दें। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में।